दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे सेट बी। जी हाँ दोस्तों, सेट बी का जो सॉल्यूशन है हम आज देखेंगे कक्षा 10वीं सेट बी। ठीक है, पहला पेपर जो है हो चुका है। अब जो सेकंड पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन जो है हम यहाँ पर से देखेंगे। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम आंसर लिख रहे हैं फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या कह रहा है, तो उसका जो आंसर है दोस्तों वो है 9 सेंटीमीटर। कितना है? 9 सेंटीमीटर। दूसरे की बात करें, हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करें तो दूसरा जो सॉल्यूशन है अपना, दूसरा प्रश्न है, दो संख्याएं हैं और उनका HCF दिया हुआ है और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। तो उसका आपको निकालना है क्या? उसका आपको निकालना है दोस्तों LCM। तो उसका LCM है 72। कितना है? LCM 72। तीसरे की बात करें दोस्तों, तीसरा है द्विघातीय समीकरण या द्विघाती बहुपद। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है C/A। क्या होती है? C/A। चौथे की बात करें हम, तो यदि युग्म बराबर ना हो तो यह एक अद्वितीय हल होता है ना? एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। उसके बाद पांचवे की हम बात कर रहे हैं, तो पांचवा जो है, कौन सा पद चौगुन होगा? तो उसका आंसर होगा नवा पद चौगुन होगा उसका। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, है ना? इसका एक सेकेंड, इसका छठवा भी है दोस्तों। छठवा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, आप इसमें लगा लीजिएगा पहला वाला। कौन सा? पहला वाला। तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जो है, प्रश्न नंबर 2, उसमें दिया रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड, किसके? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा है, व्यक्तिकर डी का सूत्र होता है D = B² माइनस 4AC। क्या होता है? B² माइनस 4AC। तीसरा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तो प्रथम पद इसका हो जाएगा 2 एकम 2 1 3, मतलब 5। कितना हो जाएगा? 5। इसके बाद अगला है क्वेश्चन दोस्तों चौथा। इसकी बात करें कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा जो है कहा जाता है। या हम छेदक रेखा बोल सकते हैं या उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं। कहीं कहीं दोनों आंसर जो है आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा जो है बोला जा सकता है। उसके बाद पांचवे की बात करें हम, तो पांचवा दिया है, दो समान कौणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है दोस्तों। उसके बाद छठवा है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। उसका जो उन्नयन कोण होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। ये रहा आपका प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का हल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3। इनका सॉल्यूशन जो है हम पेपर होने के बाद करा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन जो है हम आपको करा देंगे पूरा का पूरा। आगे आते हैं सत्य असत्य पर। तो सत्य असत्य की हम बात करें तो पहला जो बिंदु होगा, कह रहा है कि यदि किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तो x अक्ष पर स्थित होगा। तो बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि यदि कोटि का मान दिया है मतलब वो y एक्सिस का मान दिया है। ठीक है, दूसरे की बात करें हम, यदि किसी द्विघात समीकरण का विभक्तिकर का मान 0 हो तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। बिल्कुल सत्य है ये। इस तरीके से तीसरे की बात करें दोस्तों हम, तो तीसरा जो है, एक समांतर श्रेणी है कह रहा है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये असत्य कथन है। इसका जो स्मॉल d आएगा सर्वांतर वो अलग अलग आ रहा है। चौथा है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनता है, तो ये भी असत्य है। उसके साथ उन्नयन बनता है। ठीक है, यदि आप ऊपर देखोगे तो उन्नयन बनेगा और नीचे देखोगे तो अवनमन बनेंगे। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है। बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों, एक शंकु और बेलन का संयोजन है। इसको आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है। सही बात है कि घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये रहे प्रश्न नंबर 3 के आंसर। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है दोस्तों, सही जोड़ी मिलाइए। तो हम सिर्फ आंसर ही आंसर लिखेंगे। तो 1 + cot² थीटा, तो 1 + cot² थीटा का मान होता है cosec² थीटा। क्या होता है? cosec² थीटा। ये सूत्र है आपका cosec² थीटा। दूसरे का आंसर बात करें, sec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। तीसरे सॉल्यूशन की हम बात करें तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 होती है दोस्तों। इसके बाद हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है वो होता है 2πr। पांचवी की बात करें तो लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है आपका πr²।
और लास्ट और छठवां जो है और वो है कि असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है हमेशा 0 होती है। ठीक, अब आते हैं एक शब्द का उत्तर दोस्तों, इसी में हम कर रहे हैं एक शब्द का उत्तर, प्रश्न नंबर 5। फिर इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन आंसर में जो है सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। तो ये है किसी द्विघाती समीकरण के विविक्तीकर का मान्य धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यदि डी का मान धनात्मक होता है तो दो असमान वास्तविक हल आपको मिलेंगे। दो असमान वास्तविक हल आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? दो असमान वास्तविक हल मिलेंगे। कैसे? दो असमान वास्तविक हल मिलेंगे। दूसरा है दोस्तों, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो बिल्कुल सत्य है कि हाँ, सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं। तो कथन बिल्कुल सत्य है जी। ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। चौथा है, बिंदु 1 4 3 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 और 3। कितना हो जाएगा? 2 और 3। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? दोनों बिंदुओं को जोड़कर आप 2 से भाग दे दीजिए। पांचवा है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6 स्क्वायर, जहां पर ए जो है उसकी भुजा है घनाभ की। अच्छा सॉरी, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो चाहिए है वो 6 स्क्वायर नहीं होता है, घन का होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका होता है पांचवे का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देख लीजिएगा क्रॉस चेक, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। छठवें की बात करें दोस्तों, छठवा है 2 4 8, इस तरीके से एक सीरीज दी, उसका बहुलक होगा तो उसका बहुलक शायद 7 है। आप गिन लीजिएगा, जो सबसे ज्यादा बार होगा वो उसका बहुलक कहलाएगा। तो ये रहे आपके शुरू के जो है पूरे के पूरे MCQ। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हम सॉल्यूशन वाले कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। किसका? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 है और 6 है वो आपको करना है, क्योंकि सिर्फ गुणनखंड आपको निकालना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से कर रहे हैं। द्विघाती बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके जो है शून्यक निकालने हैं तो निकालते हैं। देखो गुणनखंड विधि से करेंगे तो हम इस तरीके से करते हैं, इसके गुणांक का अचर के साथ गुणा करते हैं। 8 एकम 8। ऐसे दो नंबर आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर बीच का नंबर आए। तो देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x, तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए तो माइनस का 2, माइनस का 8। इन दो पदों से आप कॉमन ले लीजिए। यहां से देखो x कॉमन आया क्योंकि दोनों में है, तो यहां बचा x माइनस 4। इन दोनों से देखिएगा प्लस का 2 कॉमन आया, तो यहां भी बचा x माइनस 4। फिर देखो इस पूरे के पूरे बहुपद में x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो दोनों से फिर से हम x माइनस 4 जो है कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2। अब शून्य के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों के इक्वल में शून्य रख के लिखते हैं। क्या रख के? शून्य रख के। तो शून्य के लिए एक बार हम रखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 एक शून्य, तथा फिर है x प्लस 2 बराबर 0 हम रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो आपके आंसर जो है वो हो जाएंगे दोस्तों 4 और माइनस के 2। ये आपके शून्यक थे। क्लियर? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर एक और है, इसी के अथवा की बात करें, तो आपको जो है दोस्तों शून्यकों का योगफल दिया है। कितना दिया है? योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है आपको गिवन है। कितनी दी है? 1/4। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको गिवन है। कितनी दी है? -1। लेकिन हमारे पास बहुपद बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद बनाने का सूत्र होता है। तो ये देखो वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका दोस्तों 1/4 एक्स प्लस -1। तो जब इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4, तो कितना आ गया ये? 4x स्क्वायर है ना, और ये कितना हो गया? 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, 4 एकम 4। पूरे बहुपद को यदि आप 4 से गुणा कर दोगे इस पूरे को, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बहुपद बनेगा वो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। ये आपका जो है बहुपद बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो ये b/a और c/a, मतलब से -4/4 -1। तो इस तरीके से आप इसको कर भी सकते हो, और दूसरी मेथड भी होती है उसकी, तो आप उससे भी उसको सॉल्व कर सकते हो। तो प्रश्न नंबर 9 की बात करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक
द्विघाती बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसके जो है शून्यकों का योग ज्ञात करना है। क्या निकालना है? शून्यकों का योग। तो सबसे पहले हम इसको शून्यक निकालते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब ये पूर्ण वर्ग, इसको बनाना है पूर्ण वर्ग की संख्या, तो हम इसको लिख सकते हैं करणी 3 का स्क्वायर, क्योंकि करणी 3 का स्क्वायर जैसे ही आप करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास सूत्र होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है, ये हमारा सूत्र है। तो चाहो तो आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक्स प्लस करणी 3 और एक बार माइनस में लिखेंगे एक्स माइनस करणी 3। और तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के इक्वल में शून्य रखते हैं, जैसे इसमें किया था। तो हम लिख दे रहे हैं शून्य के लिए, किसके लिए? शून्य के लिए, क्योंकि शून्य निकालना है ना। शून्य के लिए क्या होता है बच्चे, आप जो है उसको डायरेक्ट सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो शून्य के लिए हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3, क्योंकि प्लस का पक्षांतरित होगा तो माइनस 3, एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू रूट 3। तो आपके दो शून्यक आ गए, एक को अपन ने मानना अल्फा, तो ये हो गया माइनस रूट 3, एक हो गया बीटा, ये हो गया रूट 3। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या था, ये सबसे महत्वपूर्ण, शून्यकों का योग बस निकालना था। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को जोड़ दो, तो माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, तो कितना हो गया 0। कितना हो गया 0। तो आपका आंसर जो है वो आ गया आपका 0, क्योंकि आपको शून्यकों का योग निकालना था दोस्तों। शून्यकों का केवल क्या निकालना था? योग निकालना था। ये प्रश्न नंबर 9 था। प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमें अथवा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं कर लेंगे, कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। जिसमें समय ज़्यादा लगेगा तो अपन उसको ध्यान नहीं देंगे अगर एक क्वेश्चन हो जाता है तो। बाकी फिर पेपर होने के बाद जब होगा तो हम पूरा पेपर जो है सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पूर्व, तो सबसे पहले तो आफताब की वर्तमान आयु मान लीजिए। इस तरीके के प्रश्न में आपको मानना है, माना आफताब की आयु, आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु। समीकरण बस बनाना है और कुछ नहीं है, सॉल्व तो करना ही नहीं है, 2 नंबर का है। तो अपन ने क्या मान लिया, आफताब की वर्तमान आयु x, तथा पुत्र की वर्तमान आयु अपन मान लिए, पुत्र की अपन ने मान ली y वर्ष, वो x वर्ष y वर्ष। तो प्रथम शर्त थी कि आफताब 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी रही होगी, 7x माइनस 7, और पुत्र की कितनी रही होगी, y माइनस 7। कितनी, y माइनस 7। तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसकी 7 गुनी आयु, तो कितनी हो गया x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो पूरा चर एक साइड लिख देंगे, तो x माइनस 7y माइनस 49 प्लस का 7, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 49, कितना हो गया, माइनस का 42। चाहो तो इसको भी इस तरफ लिख दो, तो हो जाएगा x माइनस 7y प्लस का 42। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसको गणितीय बीज गणितीय रूप में लिखना था, तो एक समीकरण तो आपका बन गया। जो प्रश्न में बोलता है दोस्तों अपन को सिर्फ वही जो है करते जाना है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x धन 3, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y धन 3। क्योंकि यदि एक में अंतर आता है समय का, यदि ये 7 साल बोला है तो इसके में भी 7 साल का जो है अंतर आपको लिखना है। तो इसकी 3 साल बाद x प्लस 3 और पुत्र की y प्लस 3। क्लियर? अब हम कंडीशन लगा देते हैं। तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो गुणा कर दो x प्लस 3 और ये हो जाएगा 3y प्लस 9, सब उठा के एक ही बार में ले आओ, तो x माइनस 3y प्लस का 3 माइनस का 9 बराबर 0। ये पूरा उठा के हम यहाँ लागे तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस का 6, क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 9 घटेगा तो माइनस का 6 बराबर 0। तो ये हो गए आपके समीकरण, और यही आपको लाना था, तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं, इनको सॉल्व नहीं करना है दोस्तों। अगला है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न 11 कह रहा है गुणनखंड विधि से हल करिए। तो गुणनखंड विधि से हल किसको करना है, करणी 2x स्क्वायर, करणी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करणी 2, 5 करणी 2। तो करणी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करणी 2, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 5 के साथ यदि हम इसका गुणा करें, इस तरीके से गुणा करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो करणी 2 का करणी 2 के साथ गुणा करते हैं तो केवल 2 और 5 दूनी 10। तो ऐसे 2 नंबर आपको बताने हैं जिनका गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो देखो 2x और प्लस का 5x,
ठीक है। तो 5 और 2 7x और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 5 करनी 2 बराबर 0। अब शुरू के दो पदों से और लास्ट के दो पदों से अपन को कॉमन लेना है। तो हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे कभी कोई संख्या लिखी हो, जैसे 2 लिखा है, ठीक है, तो आप इसको करनी 2 इंटू करनी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि करनी 2 केवल 2 होता है। समझने के लिए हमने आपको बता दिया। तो देखो यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब कितनी बार करनी 2 लिखा है, 2 बार। तो यहाँ पर भी एक बार करनी 2 ले लो, इस पर भी एक करनी 2 बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा करनी 2 अपन ने बाहर ले लिया, और x इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों से अपन ने x भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचा, केवल x, क्योंकि एक बार करनी 2 था, और यहाँ पर x एक बार था लेकिन 2 बार करनी 2 था, देखो ये लिखा है। तो यहाँ पर कितना बचा, करनी 2। फिर इन दोनों से देखो 5 कॉमन ले लो, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ बचा x प्लस करनी 2 बराबर 0। दोनों पूरे में देखना, x प्लस करनी 2 और x प्लस करनी 2 दोनों में दिख रहा है, तो फिर से कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस करनी 2। अब यहाँ पर बचा x करनी 2 और यहाँ बचा केवल 5। तो हमें जो है दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 11 है हल करना था, और इसके बराबर में 0 है, तो एक बार इसके बराबर में 0 लिख दो, एक बार इसके बराबर में। जब हम पहले गुणनखंड के बराबर में 0 लिखते हैं तो आता है x प्लस करनी 2 बराबर 0, देन x बराबर माइनस करनी 2, क्लियर है। फिर इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो x करनी 2 प्लस 5 बराबर 0, एक बार x करनी 2, जब प्लस का 5 पक्षांतरित होगा तो माइनस का 5। हमें x चाहिए दोस्तों, तो x बस को सिंगल रहने देना, बाकी उसके साथ जो भी आपको दिखता है तो सब पक्षांतरित कर दीजिए। तो x बराबर -5 करनी 2, तो आपके आंसर जो हो गए, आपके आंसर हो गए माइनस करनी 2 और -5 बटे 2, सॉरी 5 बटे करनी 2, ना कि 2, क्लियर। ये आपके आंसर रहे। अच्छा, इसी का जो है हम अथवा का भी करे ले रहे हैं, इजी है, छोटा सा है, तो उसको हम करे ले रहे हैं, ठीक है, अथवा का। तो अथवा का है, अथवा की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है, लिखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, कितनी हो, दो जो है बराबर मूल। बराबर मूल कब होता है, तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई k, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। भाई जो b होता है वो x का गुणांक होता है, और जो a होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, और c जो होता है अचर राशि होती है। तो दो मूल बराबर होते हैं जब d का मान 0 के बराबर होता है। उसने प्रश्न में दिया है कि यदि जो है उसके मूल जो है बराबर हो तो k का मान निकालिए। तो बराबर कब होते हैं, जब d का मान 0 के बराबर होता है। तो d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। अब आप कुछ नहीं करना है, ये स्पेशल काम है कि आपको ये वैल्यू रख देनी है। तो b का मान रख दें, मतलब से k का स्क्वायर माइनस 4 गुणित 2 a की जगह, और c की जगह कितना रखना है 3। तो ये हो गया आपका दोस्तों k स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, माइनस का 24 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 24, पक्षांतरित कर दिया है ना। अब क्या होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोगों को थोड़ी सी रहती है कि अब हम जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ सामने वाले में स्क्वायर रूट हमको लगा देना है, ये स्क्वायर रूट के सामने वाले में रूट के रूप में चला जाएगा। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़िए। अब कैसे तोड़ते हैं वो भी आपको याद नहीं करना है, आपको इस तरीके से गुणनखंड निकालना है 24 का, कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। जब 2 का जोड़ा बनता है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो एक बार 2 जो है बाहर आ गया, लेकिन एक बार जोड़ा नहीं बचा है, तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो 2 करनी 6 जो है k की वैल्यू आ जाएगी। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की ओर। कहाँ पर, प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो प्रश्न 12 की ओर हम चलते हैं। तो प्रश्न 12 देखिएगा, समांतर श्रेणी है, क्या है, समांतर श्रेणी है 21, 18 और 15, 21, 18 और 15। कह रहा है कि कौन सा पद जो है -81 होगा, कौन सा पद -81 होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम लिख रहे, हम मान ले रहे हैं, हमें तो पता नहीं है। माना AP का nवा पद -81 है। कौन सा पद, nवा पद। तो सबसे पहले दिया क्या है वो आप लिख लीजिए दोस्तों। तो दिया है कि a बराबर 21 मतलब प्रथम पद, और d मतलब सर्वांतर बराबर 18 - 21। अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं हमेशा, तो कितना आ गया -3।
और हमने माना है कि एनवा पद माइनस 81 है, तो ए एन हमने मान लिया माइनस 81। अब सूत्र रख दीजिए बस, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है माइनस 81, ए की वैल्यू आपके पास है 21, एन मालूम नहीं क्योंकि एन ही तो निकालना है आपको, और डी की वैल्यू है माइनस का 3। अब देखिए माइनस का 81 और ये प्लस का पक्षांतरित हो जाएगा, तो माइनस का 21 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1 हो गया 2, 8 और 2 हो गया 10, तो माइनस का 102। अगर कोई संख्या गुणा में होती है तो कहाँ जाती है, पक्षांतरित होकर भाग में, तो ये गुणा में -3 है तो भाग में चला जाएगा कितनी बार, ये क्लियर। 3 से काट दीजिए, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12, माइनस माइनस भी कट गया तो कितना हो गया 34 बराबर n माइनस 1। अब हमें मतलब है n से, तो n को छोड़कर उसके साथ जो भी संख्या दिखती है पक्षांतरित कर दीजिए पक्षांतर के नियम से, तो माइनस का पक्षांतरित होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 + 1 बराबर n। ठीक, तो 34 और 1 35, तो हम कह सकते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी का 35वां पद जो होगा वो -81 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 का अथवा। प्रश्न नंबर 12 का अथवा, प्रश्न नंबर 12 का अथवा है दोस्तों, वो भी इजी है और एपी का ही सवाल है। तो यहां देखते हैं प्रश्न नंबर 12 का अथवा। पूरा का पूरा पेपर जो है एक वीडियो में सॉल्व हो जाएगा, आप बिल्कुल आराम से देखिएगा। प्रश्न 12 का अथवा है कि यदि एक एपी है 7, 13 और 19, कह रहा है 7, 13, 19 का, और क्या लिखा है 205 में, कितना है 205 में पदों की संख्या बताइए। ये अंतिम पद दिया है दोस्तों, डैश डैश डैश, बीच में पद नहीं मालूम कि कितने हैं, और लेकिन ये दिया है एक एपी है 7, 13 और 19 और लास्ट पद कितना है 205, तो आपको पदों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है दिया है, क्या क्या दिया है उसका तो आपको यूज जिक्र करना ही करना है। तो ए आपको दिया है 7 प्रथम पद, डी दिया है आपको 13 - 7, भाई पिछले पद से अगले पद को घटाओगे तो 6, उसके बाद अंतिम पद भी आपको दिया, अंतिम पद को या तो एल से प्रदर्शित कर सकते हैं या ए एन से, तो अंतिम पद कितना दिया है 205, कितना दिया है 205, तो निकालते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है मित्रों 205, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन मालूम नहीं है वही तो हमें निकालना है, और डी की वैल्यू है 6, प्लस का 7 पक्षांतरित हो जाएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 6, 205 से 7 जाएगा तो बचेंगे 198, और गुणा का 6 भाग में आएगा तो क्लियर, तो n माइनस 1 बस रह गया, काट दीजिए 6 × 18, फिर एक बचा तो 18, 6 × 18, प्लस का 33 और ये -1 का पक्षांतरित हो जाएगा तो +1 बराबर n, तो n बराबर आ गया दोस्तों 34 मतलब 34, तो हम कह सकते हैं कि दी गई एपी में कुल 34 पद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, ये जो कि है रेखागणित से, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न है उसमें लिखा है कि डीई समांतर है बीसी के, इस तरीके का जो है पहला ऑब्जेक्टिव था अपना, डी समांतर है बीसी के, तो ईसी का मान जो है आपको निकालना है, ईसी का मान आपको निकालना है, बाकी वैल्यू आपको जो है चित्र में दी हैं, चित्र भी देख लेते हैं बना लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। ये इस तरीके से दिया हुआ है ए बी और सी, और कह रहा है कि ये जो है डी है, ये कितना है डी है, तो डी जब है तो ये इसकी वैल्यू दी है 1.5, सभी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं 3, और ये दिया है 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। आप यहाँ इसको व्यवस्थित लिख लीजिएगा, कैसे लिखना है आपको कि ए डी की वैल्यू आपको दी है 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको ए ई की वैल्यू आपको दी है कितनी 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद डी बी या बी डी की वैल्यू आपको दी है 3 सेंटीमीटर, और जो है ईसी आपको निकालना है। तो थेल्स प्रमेय से किससे, थेल्स प्रमेय से, हम पूरा कथन जो है नहीं बोलेंगे ना लिखेंगे, टाइम नहीं अपने पास। क्या होता है इन सभी भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी, फिर सामने वाला का ए ई बटे ई सी, क्लियर है। अब इनकी वैल्यू जिसको दी हो आप रख दीजिए, तो ए डी की वैल्यू आपको दी है 1.5 तथा डी बी की वैल्यू दी है आपको 3, ए ई की वैल्यू दी है 1, और ये ई सी की नहीं दी है, तो हम ई सी ही लिखे रहने देंगे, उसमें कोई भी फेरबदलाव नहीं करना है। ठीक, अब हमें ई सी चाहिए है, तो देखो तिर्यक गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये नीचे आ जाएगा 1.5, और ये जो ई सी है ऊपर चला गया, तिर्यक गुणा करना है, ई सी के साथ कर दिया और सब
हम व्यवस्थित कर दिए। तो इसको हम देखो लिख सकते हैं 3 गुणित 10। अब 10 क्यों लिखेंगे वो भी ध्यान दीजिएगा। होता क्या है दोस्तों, कभी भी यदि हम दशमलव, जैसे यहाँ पर हम बात करें, कहीं भी यहाँ पर हम बताते हैं, यदि आपको कहीं दिख रहा है 2.5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 25/10। मतलब दशमलव की जगह 1 लिखना है और उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगा देते हैं। ठीक, तो देखो दशमलव के बाद हमने 1 लिखा और उसके बाद एक अंक था 5, तो हमने 1 शून्य लगा दिया। तो इसी बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 तिहाई 30/15, तो 15 दूनी 30, ये 2 बार में कट गया। तो ईसी की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। ये आपको जो है निकालना था, तो हमारा आ गया। देख लीजिएगा एक बार क्रॉस चेक, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक यदि होती है तो आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 के बाद 14वां प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। तो प्रश्न नंबर 14 को देखो, एक्स और वाई के बीच में संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं से समदूरस्थ हो। सबसे पहले तो माना दिए गए बिंदु के नाम नहीं दिए हैं तो हम उनको नाम दे दें, बिना नाम दिए तो हमारा सॉल्व होना है नहीं है। तो देख तो माना दिए गए बिंदु हैं, माना दिए गए बिंदु हैं, एक को मान लिया P, तो P जो है अपना हो गया एक्स वाई, एक को मान लिया A, तो पहला बिंदु जो है प्रश्न नंबर 14 का वो है 3 और 6, और दूसरा बिंदु हमने मान लिया B, और वो हो गया हमारा -3 और 4। तो अब क्या कह रहा है कि ये एक्स वाई इन दोनों से समान दूरी पर है। हम ऐसा बता सकते हैं कि इस P से A की दूरी और इस B की दूरी, इस A की दूरी और B की दूरी, भाई P से A की दूरी और P से B की दूरी जो है आपस में बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि PA बराबर PB, समदूरस्थ है, मतलब से P से आप A चले जाओ या P से B चले जाओ, दोनों की दूरी जो है आपस में बराबर है, तो PA बराबर से PB। अब आपके पास जो सूत्र होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम करते हैं इस्तेमाल दोस्तों। PA मतलब इन दोनों को लेना है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये PA, तो हम क्या करेंगे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर हम इससे और इसकी दूरी, तो x + 3 का होल स्क्वायर। देखो सूत्र माइनस में होता है, लेकिन ये वाला माइनस और सूत्र वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। प्लस आपको वो सूत्र नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर x2 x1 नहीं लिखना है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी x1 x2 लिखने पर, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। और y - 4 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब सूत्र हम लगाएंगे, यहाँ पर जो सूत्र लगेंगे वो देखो कौन से लगते हैं। आपने सूत्र पढ़ा होगा कक्षा 9वीं में, x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² - 2xy + y²। और यदि यही सूत्र प्लस में होता है तो ये पूरी वैल्यू जो है प्लस में हो जाएंगी। तो दोनों सूत्र लग रहे हैं, तो माइनस वाला लगा दें, तो x² - 2xy मतलब से -6x, b का स्क्वायर मतलब +9। ठीक, 10th में पढ़ रहे हैं अपन, बार बार नहीं लिखना। फिर y² -6 दूनी 12y + 6 का वर्ग 36। इसी तरीके से यहाँ भी आप करेंगे तो वही काम करना है यहाँ पर, लेकिन प्लस का है मतलब पूरा वाला प्लस का लगेगा। तो कितना हो जाएगा, x² + 6x + 9 + y² - 8y + 16। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको पहले, अब भी आप वर्ग नहीं करिएगा। x² + y² - 6x - 12y, अपन ने एक साथ लिख लिया। अब ये 36 और 9 कितना हो गया, 36 और 9 45, कितना हो गया 36 और 9 45। इसी तरीके से यहाँ भी हो गया x² + y² + 6x - 8y और 16 और 9 कितना हो गया 25। अब हमें जो है यहाँ से वर्गमूल हटाना है। अब वर्गमूल हटाना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का जो है वर्ग कर देंगे, क्योंकि कोई भी काम यदि आप दोनों पक्षों में करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये हट गया, हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x² + y² - 6x - 12y + का 45 बराबर। इसी तरीके से x² + y² + 6x - 8y + का 25। तो देखो प्लस का x² और y² कैंसिल हो गया, बाकी सब उठा के आप ले आइए। तो देखो -6x और ये प्लस का 6x भी पक्षांतरित होगा तो -6x, -12y, -12y इस तरफ आएगा तो +8y। ठीक है, + का 45,
और ये प्लस का 45 पक्षांतरित होकर आएगा तो माइनस का 25 पक्षांतरित हो गया तो माइनस का 25। तो 6 और 6 कितना हो गया, माइनस का 12x। 12 में से 8 गए तो बचा माइनस का 4y, क्योंकि बड़ी संख्या पर है। और प्लस का 25, 45 में से 25 गए तो केवल कितना बचा, 20। क्लियर। अब देखो ये पूरा जो समीकरण है 4 से विभाजित हो जाएगा। चूंकि हमें स्टार्टिंग में कभी भी माइनस नहीं चाहिए रहता है तो हम -4 से डिवाइड कर देंगे। किससे, -4 से। तो -4 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। तो -4 से भाग देने पर, तो भाग जैसे ही हम देते हैं तो 4 तिहाई 12, 3x, 4 एकम 4 प्लस का 5y और 4 पंचे 20 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा और यही आपका आंसर है। क्लियर है। अगली प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 जो कि त्रिकोणमिति के परिचय से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 15 में दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो, कितना हो, 3/5, तो आपको निकालना है tan ए। क्या निकालना है, tan ए। तो सबसे पहली बात हम तो एक लेना पड़ेगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। और कभी भी जिस कोण की बात होती है दोस्तों वो हमेशा आप कहाँ लीजिए, सामने। कहाँ लीजिएगा आप, सामने। तो हम लेते हैं यहाँ पर ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्लियर है। तो त्रिभुज ए बी सी में सब कुछ बताना पड़ेगा कि कोण बी बराबर जो है 90 अंश का है। ये जो कोण बी है ना 90 अंश का है। तो इससे पता क्या चलता है कि 90 अंश के सामने की भुजा जो है ये वाली कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं, थीटा की बात होती है। तो साइन ए आपको दिया है, कितना दिया है, साइन ए कितना दिया है, 3/5। और साइन ए बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये आपका लंब है, क्या है, लंब है। तो लंब बटे कर्ण न लिख के हम भुजा का नाम लिखेंगे। तो भुजा कितनी है, BC, और कर्ण है AC। तो BC का मान आपको दिया है। अब आपसे निकल आ गया हो गया कि BC का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर समझ लो या 3 मान लो। और AC का मान भी आपको दिया है, AC का मान कितना दिया है, 5। ये कहाँ से हमें पता चल गया दोस्तों, क्योंकि सूत्र है आपका, कितना सूत्र है, क्या है, सूत्र। क्लियर है। तो अब हमें ये दोनों साइड पता है और ये नहीं पता है। तो त्रिभुज में यदि हमें समकोण त्रिभुज में कोई भी 3 में से 2 साइड दी हो और तीसरी साइड या भुजा निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का यूज। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से, किससे, पाइथागोरस से। हमेशा 2 साइड दी हो और तीसरी आपको ना दी हो तो पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस कहता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब दोस्तों AC का स्क्वायर। हमारे लिए कर्ण AC है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ये देखो ये BC है लंब, और ये हो गया प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का होल स्क्वायर को भुजा से प्रदर्शित करना है। AC का मान आपको दिया है, कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। BC का मान आपको दिया है, कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। और AB जो है आपको नहीं मालूम, यही आपको भुजा चाहिए है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया AB का होल स्क्वायर। प्लस का 9 पक्षांतरित करेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 9 बराबर AB का होल स्क्वायर। तो 25 में से 9 गए दोस्तों तो 16 हो गया, तो ये हो गया AB का होल स्क्वायर। अब हम 16 किसको लिख सकते हैं, 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ के जो स्क्वायर हैं वो कैंसिल हो गए, तो AB का मान जो है वो आ गया आपका 4 सेंटीमीटर लिखा था तो सेंटीमीटर लिख लो, उससे कोई बात नहीं। तो ये जो है 4 आ गया, कितना आ गया, 4। हमें चाहिए क्या है, tan ए। तो tan ए बहुत ही ईजिली है, आप बता सकते हैं कि tan ए बराबर बता होता है लंब बटे आधार। जब आप चित्र देखेंगे तो लंब है दोस्तों BC और आधार है आपका AB। चित्र में आप ऊपर देख लीजिएगा, लंब बटे आधार। तो ये लंब का मान मतलब BC का मान 3/4, ये आपका आंसर था। क्लियर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 की, इसका अथवा नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं है उसमें, बस वैल्यू रखना है और हल कर देना है टेबल से। तो प्रश्न नंबर 16 की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। प्रश्न 16 कह रहा है कि यदि एक सिक्के को यदि आप उछालते हैं तो उसमें पहली है चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता क्या होती है, सबसे पहले कुल संभव घटनाएं, कुल घटनाएं कितनी है, कुल घटनाएं कितनी है भाई, कुल घटनाएं तो आपको पता होगा, कुल घटनाएं को हमेशा NS से प्रदर्शित करते हैं और ये हैं 2। किसी भी सिक्के को यदि आप उछालते हो तो या तो चित्त आएगा या पट्टा आएगा। कुल घटनाएं हैं 2। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, चित्त आने की संभावना, चित्त आने की संभावना ना कि प्रायिकता, चित्त आने की संभावना कितनी है,
भाई एक बात बताइए, देखिए जैसे कि यदि एक सिक्कों को लिया, एक में हेड है और दूसरे में टेल है, तो जब हम सिक्के को उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब से चित्ताने की भी संभावना एक है और टेल आने की संभावना भी एक है। तो प्रायिकता हो जाएगी चित्ताने की संभावना कितनी है, NE1 आप मान लीजिए, NE1 इज इक्वल टू आपको 1। तो प्रायिकता हो जाएगी चित्ताने की, लिख लीजिएगा, प्रायिकता हो जाएगी P1 इज इक्वल टू NE1 अपॉन NS, मतलब 1/2। इसी तरीके से पट्टाने की प्रायिकता, पट्टाने की प्रायिकता, भाई इसकी संभावना भी, पट्टाने की संभावना भी एक ही है, तो पट्टाने की प्रायिकता भी हो जाएगी 1/2। पट्टाने की प्रायिकता हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, पट्टाने की प्रायिकता P2 बराबर NE2/NS, मतलब 1/2। तो दोनों के आंसर जो हैं वो हो जाएंगे आपके 1/2। प्रश्न नंबर 17 इसी का अथवा जो है वो और इजी है। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो दोस्तों है, एक बक्से में 3 नीले गेंद हैं। तो नीली गेंद कितनी है देख लो, नीले गेंद है, नीली गेंद है, इसको मान लो NE1 कितनी है, 3 है, ठीक है। और 2 सफ़ेद गेंदें हैं, तो सफ़ेद गेंदें कितनी है, सफ़ेद गेंदें कौन सी, सफ़ेद गेंदें, तो इसको मान लो आप NE2, सफ़ेद गेंदों को मान लो NE2, ये हैं 2। और गेंदें नहीं है दोस्तों, कंचे हैं दोस्तों, ठीक है, कंचे हैं, नीले सफ़ेद और लाल कंचे, तो गेंद की जगह कंचे लिख लीजिएगा। और लाल कंचे हैं, लाल कंचे, लाल कंचे, लाल कंचे हैं NE3, लाल कंचे हैं NE3 कितने हैं, 4। तो कुल कितने होगा दोस्तों, कुल हो गए NS, कुल कितने हो गए, 3 2 5 4 9, देख लीजिएगा, 3 2 5 और 4 9, तो 3 2 5 4 9, क्लियर। तो इसकी क्या प्रायिकता है, लाल होने की प्रायिकता पहले निकालें, तो लाल होने की प्रायिकता हम मान लिए, कहाँ गया, ये है लाल NE3, तो P3 अपन ले ले, तो P3 इज इक्वल टू NE3/NS। हमेशा प्रायिकता में जो कुल होता है वो नीचे आता है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/9, जो कि नहीं कटेगा, मतलब आंसर 4/9 ही रहेगा। अगर कट जाता तो काट देते। दूसरी सॉल्यूशन क्या है इसका, दूसरा सॉल्यूशन है कि इसका क्या प्रायिकता है कि कंचा नीला होगा, तो नीले कंचे कितने हैं, इसको मान लो P1, तो ये हो गया NE1/NS, तो कितना हो गया, 3/9, मतलब कितना हो जाएगा, 1/3। काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ये आपके आंसर।